हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर चैप्टर। ठीक है, और एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सारी चीजों को बारीकी से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए जानते हैं व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर। ठीक है, तो जैसे ही आप लोगों को कोई अगर बोलता है कि स्केलर क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे? स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, तो अगर मैं किसी बच्चे से पूछूंगा कि स्केलर क्या होता है, तो वो कहेगा सर जिसमें मैग्नीट्यूड होती है ना। और वेक्टर अगर मैं पूछूंगा तो वो कहेंगे कि सर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होती है, तो उसको हम वेक्टर बोलेंगे। बट अब मेरा क्रॉस क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए आप करंट को लेते हैं, ठीक है, तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, बट इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि ये जो आपने पढ़ा हुआ है ये डेफिनेशन पूरा नहीं है। क्योंकि वेक्टर हम उस क्वांटिटी को बोलेंगे, मतलब उस चीज को वेक्टर हम बोलेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, प्लस वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करेगा। अगर ये तीनों चीज को फुलफिल करता है तो हम उसको वेक्टर बोलेंगे। तो करंट क्या करता है? इसको फुलफिल नहीं करता है, इसलिए हम करंट को वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। तो अगर आप बोलोगे सर एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं, तो मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, इधर से आपका 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो इधर मैं अगर पूछूंगा कि टोटल कितने एम्पियर का करंट जा रहा है, तो आप बोलोगे सर 5 to 7। ये सर 7 एम्पियर का करंट इधर जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वेक्टर के हिसाब से अगर हम चलें, वेक्टर के हिसाब से चले, तो ये 5 एम्पियर का करंट है और ये 2 एम्पियर का करंट है। तो वेक्टर कहता है कि अपोजिट डायरेक्शन में हम माइनस करते हैं, तो माइनस करने के बाद इधर वेक्टर के हिसाब से आना चाहिए 3 एम्पियर करंट, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम करंट को वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये सिंपल एडिशन को फॉलो करता है, विच इज द स्केलर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड के बारे में। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? ये मैग्नीट्यूड होता क्या है? तो मैग्नीट्यूड को बताने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि लाइक जो x है वो वेक्टर के टर्म्स में i रिप्रेजेंट करता है, y j को और z k को। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने आपको एक वेक्टर दिया है i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर, मैंने बोला इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड दिखता कैसा है? तो अगर आप वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं तो 2 डंडा लगा दीजिए, या आप सिंपली a भी लिख सकते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है, किसका? a वेक्टर का। है समझ में? तो इसको लिखते कैसे हैं? अंडर रूट लिखोगे, i का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। j का कोफिशिएंट क्या है? 2, 2 का स्क्वायर करेंगे। k का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड। ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, तो 4 5 और 1 6, तो √6 विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। ठीक है, चलिए मैग्नीट्यूड भी हम लोगों ने देख लिया। अब तुम बोलोगे सर मैग्नीट्यूड तो आपने दिखा दिया, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब बोलोगे सर आप डायरेक्शन बताइए कि डायरेक्शन कैसे देखेंगे। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेक्टर है तो उसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड हो गया ये, और डायरेक्शन को डिनोट करता है ए कैप, जिसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर, जो कि डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ए वेक्टर अगर मान लीजिए मुझे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला जानना हो, तो हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, तो यहां से मिल गया हमको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, गॉट इट? इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, कभी भी आपको एग्जाम में यूनिट एक वेक्टर दे देगा, जैसे मान लो यही वेक्टर है, ठीक है, अब बोलेगा इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो, तो ए वेक्टर तो है ही आपका। ठीक है, मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया √6,
तो इसका क्या हो जाएगा, ए कैप इक्वल्स टू, ए वेक्टर आपका दिया हुआ है आई प्लस 2j प्लस के, ठीक है, और अपॉन में क्या कर दोगे √6, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो निकाल चुका हूं, √6 करना है, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है तो भाई अलग अलग दे दो, 1/√6 आई है ना, प्लस 2/√6j प्लस 1/√6 के, हो गया। दैट इज द यूनिट वेक्टर, आप फाइंड आउट कर लिए, काफी आसान था, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग सीखेंगे व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए आइए, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, पहले रूल समझते हैं, रूल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम आई डॉट आई करेंगे तो डॉट में ये 1 हो जाता है, अगर सेम सेम टर्म का अगर हम डॉट निकालेंगे तो उसका रिजल्ट 1 होता है। तो जैसे मान लो आप बोलोगे सर अगर आई डॉट जे निकाला मैंने तो डेट वुड बी 0, ठीक है। अगर मान लो फिर आप लोगों ने बोला सर जे डॉट जे निकाला तो मैंने अभी क्या बताया था, सेम टर्म का 1 होता है, तो ये भी सेम टर्म है तो इसके लिए भी 1 होगा। अगर मान लीजिए आई डॉट के सर हुआ तो फिर से 0, क्योंकि डिफरेंट टर्म्स है। तो आप लोग आई थिंक समझ में आ गया होगा डॉट प्रोडक्ट का रूल, ठीक है। तो अब इस पे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो ए वेक्टर दे रखा है आई प्लस 2j प्लस के, ठीक है, और बी वेक्टर दे रखा है आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। अब बोला गया आपसे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो, ठीक है। तो आप करोगे क्या कि आई प्लस 2j प्लस के करा आपने, डॉट आई प्लस जे प्लस के कर दिया, ठीक है। अगर मान लो आपने आई को आई से करोगे तो अभी हम लोग देखा आई डॉट आई क्या होता है 1, तो यू विल गेट द रिजल्ट 1। फिर आई को अगर जे से करोगे तो 0 ही हो जाएगा, आई को फिर के से करोगे तो 0 ही हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये एलिमेंट सिर्फ इसी का डॉट प्रोडक्ट बनेगा, तो आई को आई से कर दिया। अब किसको करेंगे, जे को जे से करेंगे, तो जे जे हो गया, जे डॉट जे 1 और 2 इंटू 1 2, ठीक है, प्लस फिर के डॉट के क्या हो जाएगा 1, और इसका कोफिशिएंट भी 1 है तो 1 इंटू 1 1 ही हो गया, ठीक है। तो यू विल गेट द आंसर 3 और वो 4, ए डॉट भी हमारा 4 आ गया, ठीक है। तो एक चीज गौर करने वाली बात यह है कि मैंने इनपुट जो दिया था वो दिया था वेक्टर, आउटपुट क्या निकला मेरा, स्केलर। तो हम लोग बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट मेरा हमेशा स्केलर ही आएगा डॉट में। गॉट इट। चलिए अब हम लोग सीखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का सबसे पहले रूल देखते हैं। ये लिख लिया आई, ये लिख लिया जे, ये लिख लिया के, ठीक है। अगर मैं क्लॉकवाइज घूमूं, कैसे घूम रहा हूं, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर मैं आई क्रॉस जे करूंगा, आई क्रॉस जे, तो मुझे मिलेगा के, ठीक है। फिर से मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, के क्रॉस आई करूंगा, के क्रॉस आई, तो मुझे मिलेगा जे, ठीक है। बट अगर आप लोग का मन में आ रहा होगा कि सर अगर मान लो मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमता हूं तो फिर क्या होगा, तो मैं बोलूंगा के क्रॉस जे अगर आपने घूम लिया तो आ जाएगा -i, ठीक है। तो ये था रूल आपके क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। बट आपको एग्जाम में अगर 2 वेक्टर दिया हुआ है तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, चलो वो बताता हूँ। जैसे मान लो आपको ए दे दिया है आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। वी वेक्टर दे दिया आपको आई प्लस 2j प्लस के, ठीक है। अब इसका बोल रहा है क्रॉस निकालने के लिए। तो देखो बड़ा ही सिंपल सा एक रूल है, आप क्या करोगे कि सारे आई जे के को पहले ऊपर लिख लो, फिर ए का कोफिशिएंट को लिख लो 1 1 1, तीनों का कोफिशिएंट 1 है, 1 1 1, तो 1 1 1 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 2, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ दैट वुड बी कॉल्ड द डिटरमिनेंट मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट मेथड में इसको क्या करते हैं, आई को हम लोग यहाँ पे रखेंगे,
तो जिस एलिमेंट को हम लोग रखते हैं उसके सामने वाला और उसके नीचे वाला कैंसल आउट हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये चार आइटम ही दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस करते हैं, 1 into 1 1 माइनस 2 into 1। ठीक है, और ये जो रूल ये फॉलो करता है प्लस माइनस प्लस। आया समझ में? एक्चुअली इस पे अगर मैं डिस्कस करने जाऊंगा तो काफी चीजें इसके अंदर है, बट वो आपको क्लास 12 में डिटरमिनेंट चैप्टर में आप सारे प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। ठीक है, अभी आपका कोई काम नहीं है, आप बस समझ जाओ कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद माइनस जे करूंगा मैं, माइनस जे करूंगा, अब जे वाला एलिमेंट ले रहा हूँ, तो जे वाला अगर एलिमेंट लूंगा तो इसके सामने वाला उसके नीचे वाला कैंसिल आउट हो गया, तो ये एलिमेंट बच रहा है, ये और ये बच रहा है, तो 1 into 1 1 into 1 माइनस 1 into 1। ठीक है, फिर के को जैसे रखा मैंने, ये वाला और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, तो 2 1 2 -1। ठीक है, तो ये हो गया आपका -i, ये तो 0 ही हो गया, तो 0 से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको प्लस के लिख दिया। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर आया क्या, -i। अच्छा, यहीं पे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, अब नेक्स्ट स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, दैट वुड बी द फाइनल आंसर। ठीक है, तो जरा इसमें भी गौर करना एक बार कि सर इनपुट आपने वेक्टर दिया था, है ना, और सर आपका आउटपुट भी वेक्टर के टर्म्स में आया है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए इसके बाद तुम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में जाने से पहले आपको दो चीजें बता देता हूं कि अगर दो वेक्टर का डॉट निकालता हूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये cos थीटा हो जाता है, जिससे हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर क्रॉस में क्या अलग होता है? बिल्कुल अलग होता है, ए क्रॉस बी करूंगा तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ये साइन थीटा। तो ये जो ए, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब देखिए इसमें से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे? आपको बोल दिया गया है कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है, तो अगर पैरेलल है तो उसमें हमारा जो एंगल बनेगा थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल, मान लो पैरेलल में मेरा एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो जब 0 यहाँ पे पुट करूंगा मैं, तो ए डॉट बी हमारा क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, क्योंकि cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है, cos 0 क्या होता है 1, तो यू विल गेट दिस एंड दिस रिजल्ट। ठीक है, अगर मान लो परपेंडिकुलर का केस हो गया, परपेंडिकुलर का केस हो गया, तो उसमें एंगल हमारा थीटा क्या हो जाता है 90 डिग्री, तो 90 अगर cos 90 करूंगा तो क्या हो जाएगा 0, तो मेरा ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी आपको मिलेगा 0। ठीक है, चलिए अब क्रॉस वाले टर्म में यही दोनों रूल को देखते हैं। पैरेलल वाले केस में क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो साइन 0 0 होता है, तो पैरेलल वाले केस में ए क्रॉस बी हमारा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद अगर परपेंडिकुलर हुआ तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अगर मैं पुट करता हूं तो साइन 90 क्या होता है 1, तो मैं लिख सकता हूं ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो सर यहाँ पे आपने डंडा लगाना भूल गए, तो आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, मैग्नीट्यूड का आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए ये भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन और जो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें आपको सारी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, और जैसे डॉट प्रोडक्ट पे, क्रॉस प्रोडक्ट पे, यूनिट वेक्टर पे जो भी क्वेश्चंस के हैं, वो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं मैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से देख लेना, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी कर लेना। अगर और भी क्वेश्चन की जरूरत होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं क्वेश्चन आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कॉन्सेप्ट पे, किस पे, प्रोजेक्शन पे। चलिए प्रोजेक्शन पे चलते हैं। प्रोजेक्शन क्या होता है, व्हाट इज प्रोजेक्शन?
तो एनीबॉडी हैव द आइडिया अबाउट द प्रोजेक्शन? तो प्रोजेक्शन बेसिकली मैं बताता हूँ आपको कि एक मतलब कि परछाई का काम करता है। कैसे परछाई? देखिए, जैसे मान लो मैंने एक वेक्टर मान लिया ए, ठीक है, ए वेक्टर मैंने मान लिया। अब इस ए वेक्टर पे ये ए वेक्टर ले लिया मैंने, ठीक है, इधर मैंने बी वेक्टर ले लिया, ठीक है। अब क्या है कि आपसे बोला गया कि अगर मान लो इस पे मैं टॉर्च या कुछ भी चीजें मारता हूं तो इसकी परछाई नीचे कहां तक बनेगी, दैट वुड बी द प्रोजेक्शन। मतलब प्रोजेक्शन का मतलब लेंथ, आपको लेंथ बताना, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहां से एक लाइन खींच लिया, ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा नेमिंग कर देता हूं मैं, ये O हो गया, ये आपका M हो गया, ये आपका B हो गया, ठीक है। ये A वेक्टर हो गया, ठीक है, ये A। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, मेरा OA क्या है, यहाँ पे OA मेरा क्या है, A वेक्टर है, ठीक है। OB वेक्टर क्या है, OB वेक्टर क्या है, B वेक्टर है, ठीक है। हमको बोला क्या गया है, अगर आपसे बोलेगा प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, क्या बोल रहा है आपसे, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A वेक्टर, तो आप क्या बोलोगे, OM। इसका प्रोजेक्शन यही तो बनेगा, यही बनेगा, ठीक है। तो OM लिख दिया। लेकिन अगर आपसे प्रोजेक्शन वेक्टर बोल दे, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ B ऑन A, तो देखिए वेक्टर जैसे ही टर्म यूज हुआ तो डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। तो OM फिर क्या लिखोगे, A क्या लिख दोगे, A ठीक है। ये डायरेक्शन बता रहा है ये क्या है ना। तो चलिए, आप अभी यूनिट वेक्टर क्या बता चुका हूं मैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, और OM तो हमको अभी दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 90 डिग्री है, तो इन ट्राइंगल OMB लिखते हैं, इन ट्राइंगल OMB, इन ट्राइंगल OMB अगर मैं cos थीटा लिखूं, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, B/H। तो B हमारा क्या है, OM, और H हमारा क्या है, OB, ठीक है। OB जो हम लोग ले रहे हैं, अगर मैं OB बोलूं तो मैग्नीट्यूड ही बोलूंगा उसका, तो ठीक है, मैग्नीट्यूड बोल लो, ठीक है। चलो आगे। तो अगर मुझे OM चाहिए तो OB क्या उधर चला जाएगा, और cos थीटा तो है ही। तो OB को मैं क्या लिख सकता हूँ, B वेक्टर लिख सकता हूँ। तो OM इक्वल टू क्या हो जाएगा, B, और ये cos थीटा क्या हो जाएगा। तो cos थीटा की जगह हम लोग अभी देख चुके हैं कि अगर A डॉट B वेक्टर करते हैं तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, और फिर cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा निकल जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन में A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड, है ना। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए अभी हम लोगों ने पीछे में एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, A डॉट बी क्या पढ़ा था, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, cos थीटा। देखिए पीछे करता हूँ, बैक करता हूँ, देखिए पढ़ा था यहाँ पे। तो हमें cos थीटा चाहिए, तो ये दोनों डिवाइड में नहीं आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो चलिए बैक चलते हैं। तो वही मैंने cos थीटा A डॉट बी था, ये दोनों डिवाइड में आ गया नीचे। अब क्या करेंगे, cos थीटा की जगह इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, A डॉट बी अपॉन A वेक्टर एंड B वेक्टर। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा OM क्या आ गया, A डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, और OM मेरा क्या था, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A। ये तो फाइंड आउट करना था, तो ये रिजल्ट मिल गया। तो अब तुम बोलोगे कि सर एग्जाम में अगर आता है तो इतना बड़ा प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा क्या, एकदम नहीं दिखाना पड़ेगा, आपको बस ये रिजल्ट याद करके रखना है। ये रिजल्ट कैसे याद करके रखना है, जिसके ऊपर बोलेगा, देखो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, के ऊपर बोल रहा है ऑन ए,
तो उसका मैग्नीट्यूड नीचे हो जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। देखिए अगर मैं आपको थोड़ा सा उल्टा बोल देता हूं, जैसे मैंने बोल दिया प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, अब उल्टा बोल दिया मैंने, पहले बी ऑन ए था, अब मैं बोल रहा हूं ए ऑन बी। तो इसी रिजल्ट को हम लोग यूज कैसे करेंगे, इसी रिजल्ट को लिख देंगे ए डॉट बी तो होगा ही होगा, आप चाहे ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, रिजल्ट यू विल गेट द सेम रिजल्ट। अपॉन में क्या करेंगे, जिसके ऊपर बोल रहा है, किसके ऊपर बोल रहा है, बी के ना, ए ऑन बी, तो जिसके ऊपर बोल रहा है उसका मैग्नीट्यूड नीचे हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल रहा था ऑन ए, तो ए का मैग्नीट्यूड नीचे हो गया, यहाँ पे ऑन बी बोल रहा है तो बी का मैग्नीट्यूड नीचे हो गया। ठीक है, तो प्रोजेक्शन निकालना आ जाएगा आप लोगों को। चलिए कोई इशू नहीं है। इसके बाद हम लोग चलते हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली डिवीजन। ठीक है, तो वो चलिए देखते कैसे होता है। जैसे मान लो एक लाइन सेगमेंट मैंने ले लिया, पहले इंटरनली की बात करते हैं, इंटरनली की बात करते हैं। ठीक है, इंटरनली में मान लो एक लाइन सेगमेंट ले लिया मैंने। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है आपका। ठीक है, जिसका नाम दे दिया मैंने पी एंड क्यू। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि एक आर जो है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो। किसमें डिवाइड कर रहा है, m/n के रेशियो। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि अगर मैं ओरिजिन से किसी को भी ज्वाइन करता हूं, किसी की वेक्टर को मैं अगर ज्वाइन करता हूं, दैट वुड बी द पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये ओ समझ लो मेरा ओरिजिन। ठीक है, वहां से मैं सारे को ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर, तो सबका नाम दे देता हूँ। ये ए वेक्टर हो गया, इसका नाम दे देता हूँ आर वेक्टर, क्योंकि ये देखो ये पी है, ये आर है ना, ये क्यू है। ठीक है, और इसका नाम देता हूँ बी वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं आर डिवाइड पी क्यू इन द, इसको कैपिटल आर लिख देता हूँ। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। आर डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो m/n। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि मैं पी आर वेक्टर अपॉन आर क्यू वेक्टर लिख रहा हूं मैं, तो मेरा पी आर क्या है, पी आर क्या है मेरा m है, और आर क्यू क्या है मेरा n है ना, लिख दिया इसको। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, n पी आर वेक्टर और m आर क्यू वेक्टर लिख दिया। आया समझ में? अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं इधर ही, कि अगर मान लो ए बी वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हेड माइनस टेल होता है। अगर ए बी वेक्टर है तो हेड बी की तरफ है और टेल ए की तरफ है, तो हेड माइनस टेल होता है। लेकिन हम लोग इसको बोलेंगे क्या, कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अगर आपको ए बी दे दिया तो पोजीशन ऑफ वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो वैसे पी आर को क्या लिख सकता हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, है ना, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक है, इक्वल्स टू एम लिखूंगा इधर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या लिखूंगा यहाँ पे, ओ क्यू माइनस ओ आर। क्लियर है? अब सबका वैल्यू देखो क्या क्या है, ओ आर ओ आर ओ आर ओ आर क्या है मेरे पास, ओ आर क्या है, आर वेक्टर है ना, माइनस ओपी ओपी क्या है, ए वेक्टर है। देखो सबका वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। ठीक है, एम ओ क्यू क्या है मेरे पास, ओ क्यू मेरा बी वेक्टर है। ठीक है, माइनस ओ आर फिर से मेरा आर वेक्टर। ठीक है, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एन आर माइनस एन ए वेक्टर इक्वल्स टू एम बी वेक्टर माइनस एम आर वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, को आर की तरफ ले आता हूँ, जैसे एन आर वेक्टर प्लस
MR वेक्टर लिया है और इधर MB प्लस NA कर दिया, ठीक है, मतलब इसको इधर लेके आ गया, तो माइनस था तो प्लस हो गया। तो मुझे तो R चाहिए ना, मुझे तो R चाहिए क्योंकि R डिवाइड कर रहा है ना दोनों। तो R वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, M प्लस N, और इधर क्या हो जाएगा, MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर। तो R वेक्टर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N। तो ये आपको मिल गया इंटरनली अगर कोई पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है समझ में, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, ठीक है। हालांकि आपने लोअर क्लास में पढ़ा रखा है, ठीक है, उसमें ये वाला सिस्टम नहीं था, है ना। चलिए, अगर फिर मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये आर जो है एकदम मिड पॉइंट पे हो तो क्या होगा, तो अगर मान लो मिड पॉइंट पे है आर, जैसे ये मान लो पी है, ये मान लो क्यू है, तो मिड पॉइंट पे है तो 1:1 के रेशियो में बांटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये एम हो जाएगा और ये भी एन हो जाएगा, ऐसा समझो। तो करना क्या, एम और एन की जगह 1:1 पुट कर दोगे, तो 1:1 पुट करोगे तो आर वेक्टर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वी वेक्टर प्लस ए वेक्टर अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए, ये है मिड पॉइंट के लिए, जब इंटरनली उसको डिवाइड करेंगे, क्लियर है। चलिए, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एक्सटर्नली। तो देखिए, एक्सटर्नली का डायग्राम सबसे पहले बना लेते हैं। फिर से एक लाइन सेगमेंट ले लिया हमने पी क्यू, अब एक्सटर्नली कर रहा है तो बाहर की तरफ, है ना, ये ले लिया आर, ठीक है। अब थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं उसको। आप लोग डायग्राम अच्छे से बनाइएगा, या आप लोग जो नोट्स हमसे मांगेंगे उसमें अच्छे से बना हुआ है, ठीक है। चलिए, इसको M:N के रेशियो में बांट दिया, लेकिन अब देखिए बच्चा लोग, इसमें अगर तुमने ये बोला कि ये P और ये Q फॉर्म में, क्या मैंने सही लिखा है इसको, नहीं लिखा। अगर मैं इसको वैसे लिखता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, Q डिवाइड कर रहा है M को, ठीक है। लेकिन हमको एक्सटर्नली केस करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस PR को M ले लेंगे, ठीक है, और इस पार्ट को N ले लेंगे, है समझो। अब हमें पता चल रहा है कि R जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब क्या मुझे ये निकालना, R निकालना, क्योंकि ये एक्सटर्नली है ना, तो इसको बोल दिया R वेक्टर, ठीक है, इसको बोल दिया A वेक्टर और इसको बोल दिया B वेक्टर, ठीक है। अब सेम प्रोसेस करेंगे। सेम प्रोसेस क्या है, ये देखिए, सेम प्रोसेस है PR वेक्टर अपॉन क्या लिखेंगे, QR वेक्टर, PR वेक्टर क्या हो गया, PR, ये बड़ा वाला लाइन है ना, अपॉन में QR, ये Q है आपका, QR, ठीक है। तो PR मेरा क्या था, M, और QR मेरा क्या था, N, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो NPR इक्वल्स टू MQR, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने आपको बोला था कि PR को कैसे लिखेंगे, हेड माइनस टेल, इसको भी क्या बोला था, हेड माइनस टेल लिखने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। तो देखिए ध्यान से, N हो गया यहाँ पे, इसको लिखेंगे OR, ये O है, ठीक है, OR माइनस OP वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। M, OQ है तो क्या लिखेंगे, OR माइनस OQ, कोई दिक्कत नहीं। तो OR के लिए R वेक्टर माइनस OP के लिए A वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू M। OR, ये OR है तो OR के लिए R वेक्टर माइनस OQ के लिए है B वेक्टर, ठीक है। तो N को मल्टीप्लाई देंगे, NR वेक्टर माइनस NA वेक्टर इक्वल्स टू MR वेक्टर माइनस MB वेक्टर, ठीक है। R को R की तरफ ले आओ, NR वेक्टर माइनस MR वेक्टर इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा, माइनस MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर। थोड़ा सा माइनस साइन हम कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में M-N में दिखने लगेगा।
तो अगर माइनस साइन कॉमन ले लियो तो एम आर वेक्टर माइनस एन आर वेक्टर, और इधर भी माइनस साइन ले लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, कैंसिल आउट, और यहाँ से आर ले लिया कॉमन, तो क्या हो जाएगा एम माइनस एन, और इधर क्या हो जाएगा एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। ठीक है, ये जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आपको किसके लिए मिला, एक्सटर्नली के लिए। किसके लिए मिला, एक्सटर्नली डिवीजन के लिए। ठीक है, गॉट इट। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आई होगी, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो साइन लो पे, कोसाइन लो पे और डायरेक्शन कोसाइन, ये 3 टर्म्स उसमें मैं आपको दूंगा। तो फिर वेक्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।